के अंदर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट होती है। सो सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप की होती है? एक तो होती है साहब लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर का मतलब होता है रेखांकित, रेखा पर बैठे हुए लोग, तो रेखा पर आधारित प्रश्न आते हैं। दूसरी होती है सर्कुलर, यानी कि व्रत में बैठे हुए लोगों को, जब लोगों को व्रत में बैठाया जाता है। और साहब तीसरी जो होती है वो होती है स्क्वायर, यानी कि वर्गाकार मेज में जब आपको बैठाया जाता है। आपको लिखा आएगा कि 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज में बैठाए गए। तो इस तरीके से 3 तो आपकी ये चीज होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ तबस्सुम, उसमें कुछ ऐसा है नहीं ना कि उसमें अलग अलग चीजें पढ़ी जाए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या? वो है लेफ्ट और राइट का संयोजन। क्या? लेफ्ट और राइट का संयोजन। मेरे भैया, मेरे से गलती हो गई कि मैं तुम्हें कल एक होमवर्क वाला क्वेश्चन देके गया। मैं उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ, आपके चरणों में पढ़ के माफी मांगता हूँ जी। मैं उसको अभी लास्ट में 5 मिनट में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। गलती हो गई कि मैं तुम्हें होमवर्क दे गया। मैं होमवर्क इसीलिए नहीं देता, मुझे पता है तुमसे होगा तो है नहीं, तुम्हें खुद ही कराना है मुझे। मैं अभी इसे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा लूँ पहले, फिर जब क्लास के लास्ट के 5 मिनट बचेंगे तो कल वाली पीडीएफ मोबाइल में खोल करके यहाँ क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पीडीएफ में तो देखो कल वाला क्वेश्चन नहीं है ना। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो प्लीज, पढ़ सकते हो तो फोन पर खत्म कर दूंगा। वही कल मैं तुम्हें होमवर्क दे गया, माफी चाहूंगा उसके लिए, बहुत ज्यादा गलती हो गई मेरे से। तो सिटिंग अरेंजमेंट में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लीनियर, एक आता है सर्कुलर, एक आता है स्क्वायर, यानी कि एक रेखा पर आधारित आता है, एक वृत्त पर आधारित आता है, एक वर्ग पर आधारित आता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लेफ्ट और राइट। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन और राइट का कॉम्बिनेशन। मतलब कि आपको कहां पर दाएं तरफ मोड़ना है, कहां बाएं तरफ लिखा गया है तो वहां बाएं तरफ आपको टर्न लेना है। जब भी क्लॉकवाइज की बात की जाएगी किसी भी क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज यानी कि जब आपसे दक्षिणावर्त चीजों पर बात की जाएगी तो आप हमेशा उसको राइट साइड लेकर के चलोगे, क्योंकि घड़ी हमेशा अपने दाएं तरफ घूमती है, ठीक है। घड़ी जो है वो हमेशा अपनी दाएं तरफ घूमती है, तो आप जो है वो दाएं तरफ घुमाओगे। और दूसरा पॉइंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा पॉइंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा पॉइंट होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम वार्मा व्रत कहते हैं, इसको हम वार्मा व्रत कहते हैं। वार्मा व्रत का मतलब अगर दिया जाए तो आप हमेशा उसको अपने लेफ्ट साइड में घुमाओगे। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस सर्किल में 4 व्यक्ति बैठे हैं, इस सर्किल में 4 व्यक्ति बैठे हैं और ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका राइट साइड इधर होगा और इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। तो जब वो क्लॉकवाइज की बात करेगा तो राइट और लेफ्ट का बड़ा ही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या? दूसरा पॉइंट जो है कि अगर वो लीनियर में आता है, लीनियर अरेंजमेंट जब होता है तो लीनियर में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसके इस साइड में राइट हो जाता है ना, और इस साइड में लेफ्ट हो जाता है। ये सब आप पढ़ चुके हो कहां पर? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ाई है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बहुत ज्यादा यूज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बहुत ज्यादा यूज आएगा कहां पर? सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। अब ये देखो लेफ्ट और राइट का तो कॉम्बिनेशन आपको पता है भाई, नॉर्थ में कोई देखेगा तो ये लेफ्ट, ये राइट होगा, उसका ये लेफ्ट होगा, हाँ या ना। ईस्ट में कोई देखेगा तो ऊपर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, यस और नो। वेस्ट में कोई देखेगा तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, हाँ या ना। या फिर अगर वेस्ट में कोई देखेगा तो ऊपर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, यस और नो। ये वाली चीज तो आपको सिटिंग उसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने पढ़ाई थी, हाँ जी बताओ एक बार जल्दी से कमेंट में। ये वाली चीज जो है मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको पढ़ाई थी, यस और नो। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ाई थी तो ये आपको याद होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर नया आ गया क्योंकि आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में नहीं पढ़ा था कि सर्कुलर में जब बैठते हैं तो राइट साइड में हमेशा अपना जो हम क्लॉकवाइज लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी लिखा हो और मैं आपसे कहूँ ए से क्लॉकवाइज बताओ कौन बैठा है, तो ए से अगर क्लॉकवाइज की बात की जाए तो ऐसा मत कर देना कि एबीसीडी ही क्लॉकवाइज बता दो कि सर एबीसीडी क्लॉकवाइज होता है, तो ऐसा मत कर देना। जब ये दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि ए से क्लॉकवाइज कह रहा है तो इसका मतलब है ए के राइट से आपको देखना है, ए से दाएं चलना है। तो ए से या ए के दाएं चलना है, तो ए से दाएं मतलब ए डी सी बी, ये होगा इसका क्लॉकवाइज सीक्वेंस, ये होगा इसका क्लॉकवाइज सीक्वेंस, ठीक है। अब होता क्या है ये ध्यान रखो कि इसमें जो आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है उसको जब अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कितने केस आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट क्योंकि ये इजी होता है, तो सबसे पहले हम लीनियर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, देन हम सर्कुलर पढ़ेंगे। तो लीनियर अरेंजमेंट में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखो सामने आपके एक क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि बैंक में तो एक सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं, पर हमारे एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। बैंक के अलावा जितने भी दुनिया के एग्जाम होते हैं उस पर एक सिटिंग अरेंजमेंट पे एक ही क्वेश्चन आता है, तो हमें एक ही क्वेश्चन करना होता है। हाँ कौस्तव बिल्कुल सही है। अब जैसे यहाँ पर क्या रहा है, 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर है, मैरी रानी के दाईं ओर है और रीता रानी और मैरी के बीच में है। रीता के निकटतम दाएं कौन बैठा है, ये इसमें पूछा गया है। ए सी डी बी एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, क्यों बेटा तबस्सुम? ए से सी तो आप जाओगे ही नहीं, कैसे जाओगे? ए से सी जाने का तो मतलब ही नहीं बैठता ना। ए से बी जाओगे या ए से डी जाओगे, ए से सी डायरेक्ट कैसे पहुंचोगे बताओ? तो अब यहां पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना होता है। अब यहाँ आप देखो आपको डायरेक्शन नहीं दी गई, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि ये सभी लड़कियां जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी हैं।
या ये सभी लड़कियां जो है वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठी है, या साउथ की तरफ करके बैठी है, या वेस्ट की तरफ करके बैठी है। जब भी आपको डायरेक्शन ना दी गई हो तो आपकी इच्छा है आप किधर भी फेस करके बैठा लो। जनरली जितने भी क्वेश्चन हम बनाते हैं वो नॉर्थ फेस करके ही बनाते हैं जब डायरेक्शन दी नहीं गई होती। ठीक है, अब 5 लड़कियों में फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी है। कहता है सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर बैठी है। सीमा जो है वो रानी के बाईं ओर, तो मतलब रानी अगर यहाँ बैठेगी तो सीमा जो है वो उसके बाईं ओर बैठेगी, और सीमा जो है वो बिंदु के दाईं ओर बैठेगी, तो बिंदु यहाँ आएगी। यही लाइन कह रहा है, पहली लाइन पढ़ो, सीमा जो है वो रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर है, यही कह रहा है ना। अब दूसरा देखो, कह रहा है मैरी रानी के दाईं ओर है, मैरी जो है वो रानी के दाईं ओर है। कोई बात नहीं तबस्सुम, अभी ये क्वेश्चन बनाओ, जब लीनियर अरेंजमेंट को कराऊंगा तब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उसे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। कह रहा है मैरी जो है वो रानी के दाईं ओर है। अब मैरी रानी के दाईं ओर है, अब देखो इसमें दो चीज होती है, रानी के दाईं ओर है, इसमें दो चीज लिखा है, रानी के दाईं ओर है, एक होता है रानी के निकटतम अगर ये होता कि निकटतम दाईं ओर है तो बिल्कुल मैं मैरी को यहीं बैठालता, तो फिर मैं मैरी को यहीं बैठालता। लेकिन जब सिर्फ दाईं ओर लिखा है तो जरूरी नहीं कि मैं मैरी को यहां बैठा लूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अगली लाइन पढ़ूंगा तो उस लाइन में एक चीज क्लियर हो रही है कि रीता जो है वो रानी और मैरी के बीच में है। तो अगर मैं मैरी को यहां बैठा दूंगा तो रीता के लिए जगह नहीं आ पाएगी यहाँ पर। तो रीता जो है वो क्या है, रीता जो है वो रानी और मैरी के बीच में है। तो रीता को रानी और मैरी के बीच में बैठाने के लिए इस तरह से बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तब रीता बैठ पाएगी और तब मैरी आ पाएगी, और रानी के दाईं ओर ही है अभी भी मैरी। ऐसा नहीं है कि दाईं ओर नहीं है, कि बाईं ओर हो गई, है तो दाईं ओर, लेकिन निकटतम दाईं ओर नहीं है। यार रीता के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो रीता के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो मैरी बैठी है, अर्थात इसका आंसर होगा बी ऑप्शन मैरी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठी है? मैरी बैठी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। गोलू अगर आप 10 मिनट लेट आए हो तो आई थिंक आपको कम समझ आएगा, कम क्या समझ नहीं आएगा। तो क्लास को स्टार्टिंग से देखो, 10 मिनट पहले से क्लास को देखना, पीछे तम दाईं ओर बैठी है, तम दाईं ओर कौन बैठा है? तो निकटतम और दाईं ओर में सेकंड्स में आपको भी दे रहा हूँ ताकि आप ट्राई करो खुद से एक बार। कोई बात नहीं काजल, एक बार फिर इस वाले क्वेश्चन में कोशिश करो, समझ आएगा धीरे धीरे। सिंगल लाइन पढ़ के करना, एक एक लाइन पढ़ के करो। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते चलो, एक एक लाइन में क्या क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। कह रहा है ए बी के बगल में बैठा है और सी डी के बगल में बैठा है। अब देखो जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपका पहली ही लाइन से बन जाए। ए बी के बगल में बैठा है और सी डी के बगल में बैठा है, लेकिन कौन कहाँ बैठा है नहीं पता, है ना। आप क्या सोचते हो कि भाई 5 लोग बैठे हैं, तो अब इनमें से ए बी को मैं कहाँ बैठाऊं? कहीं भी बैठ सकता है, दाएं बाएं, ऐसे भी ए बी बैठ सकता है, ऐसे भी बी ए बैठ सकता है, ऐसे भी सी डी बैठ सकता है, ऐसे भी डी सी बैठ सकता है। तो क्लियर कट नहीं है, डी ई के साथ नहीं बैठा मतलब ई कहीं और आएगा। अभी यहां तक तो कंफर्म हो ही नहीं रहा है ना, अभी यहां तक तो कंफर्म नहीं हो रहा। लेकिन अब यहां पर आओ, इस पॉइंट पर, यहां से हमें एक सॉलिड पॉइंट मिला क्या, कि सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी कहां है? दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो यानी कि सी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। फिर इससे ऊपर एक पॉइंट मिल रहा था ये कि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, यार डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। जो किसके लिए यूज होता है? जो किसके लिए यूज होता है? कमेंट करो जल्दी से। जो किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि डी ई के साथ नहीं बैठा, जो बेंच के बाएं छोर पर है, यानी कि ई जो है वो बेंच के बाएं छोर पर है। ई जो है वो बेंच के बाएं छोर पर है, तो ई जो है वो बेंच के बाएं छोर पर है। मतलब ये दो चीज कंफर्म हो गई। अब जब ये दो चीज कंफर्म हो गई, अब आप क्वेश्चन देख लो, अब आपका क्वेश्चन पूरा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, फिर से अब आप क्वेश्चन देखो, पढ़ो और अपने आप बना दो। कह रहा है ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है। अब देखो इसमें एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पर ई ले रहा हूँ और यहाँ पर सी ले रहा हूँ, है ना, एक चीज है क्या कि सी जो है वो डी के बगल में बैठा है, तो दो केस बनेंगे, या तो डी इधर बैठेगा या तो डी इधर बैठेगा, ये दो ही केस बनेंगे, इसके अलावा तो और कोई बनेगा नहीं। फिर इसके बाद एक चीज और लिखी गई थी कि ए बी के बगल में बैठा है, तो मतलब ए और बी भी साथ आएंगे। लेकिन यहाँ तो ए और बी साथ आ ही नहीं सकते, अगर यहाँ ए और बी मैं लिख भी देता हूँ तो ये तो साथ आ ही नहीं पाए, यानी कि ये तो गलत है। अब या तो ए इधर आएगा बी इधर आएगा, या फिर ए इधर आएगा बी इधर आएगा, है ना। आगे कह रहा है कि ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है वो बी और ई के दाईं ओर है, और एक लाइन में लिखा है ए और सी भी साथ बैठे हैं। तो यानी कि एक चीज कंफर्म हो गई कि ए और सी साथ बैठे हैं, मतलब ए यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा। सीक्वेंस ये बना, ए किस स्थिति में है? तो बी और सी के बीच में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बना सभी का यस और नो? आई होप सो अब बना होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बना होगा, अभी भी नहीं बना होगा, ऐसा नहीं है, अब बना होगा लगभग, क्योंकि आप एक एक लाइन पकड़ के चलोगे तो कर लोगे, और आप सोचो कि मैं पहली लाइन से शुरू कर दूं और आई एम द किंग, तो किंग तो भाई कोई नहीं है इसमें। एक और देखो, अब देखो यहां पर सिंगल लाइन पढ़ के करना, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलो। क्या लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब ये सब किधर बैठे हैं? पूर्व की ओर। कह रहा है सी डी के एकदम दाईं ओर है। अब सी डी के एकदम दाईं ओर है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इससे अगली लाइन जब मैंने पढ़ी तो वहां से मुझे एक सॉलिड पॉइंट मिला कि बी अंतिम छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है। अब भाई 7 लोग हैं, है ना, तो बना लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है बी अंतिम छोर पर है, बी के लिए दो केस बनेंगे, या तो बी इधर होगा और ई इधर होगा, या फिर बी इधर होगा और ई इधर होगा। देखेगा तो इधर ही दोनों सब, क्योंकि यही कह रहा है बी अंतिम छोर पर है। अब अंतिम छोर जो है वो कोई भी हो सकता है, अंतिम छोर जो है वो कोई भी हो सकता है, मतलब अंतिम छोर ऊपर वाला भी और अंतिम छोर इधर वाला भी, क्योंकि अंतिम छोर की कोई परिभाषा नहीं है कि राइट साइड को अंतिम छोर कहते हैं, लेफ्ट साइड को अंतिम छोर कहते हैं, है ना। अगर नीचे से चलोगे तो ऊपर वाला अंतिम छोर है, ऊपर से चलोगे तो नीचे वाला अंतिम छोर है, तो अंतिम छोर कोई भी हो सकता है, तो बी जो है दोनों में से कहीं भी हो सकता है। फिर ठीक है, फिर एक लाइन और मिल रही है सॉलिड कि डी जो है वो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, कि डी जो है वो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यानी कि ये एक सॉलिड लाइन मिल रही है। अब इसके बाद देखो क्या है कि जी ई और एफ के बीच बैठा है, तो ई और एफ के बीच में जी यहाँ बैठ सकता है क्या? नहीं, लेकिन ई और एफ के बीच में जी यहाँ बैठ सकता है, बैठ सकता है, तो यानी कि ये गलत हो गया, हटा दो। कह रहा सी डी के एकदम दाईं ओर है, तो सी डी के दाईं ओर। अब कोई इधर देख रहा है तो उसका राइट नीचे ही होता है हमेशा, इधर देखने वाले का राइट नीचे होता है ना, तो सी यहाँ आ गया, बचा कौन? ए यहाँ आ गया। अंतिम छोर पर दो व्यक्तियों के नाम पूछे गए हैं, तो ए और बी बैठे हैं, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ए और बी यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नया अब इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया गया क्या कहीं? कौन बैठ गए आपके, बताओ आपके कौन कौन से व्यक्ति नयाब जो है वो अंतिम छोर पर बैठे, नाम बताओ मुझे कि सर मैंने इन्हीं लोगों को बैठा दिया अंतिम छोर पर, मैंने जी को बैठा दिया। सर ये सीधा लाइन खींचकर बताएं। सीधा लाइन खींचकर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये बोला गया है ये पूर्व की ओर बैठे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पूर्व की ओर बैठे हैं, पूर्व की ओर बैठे हैं मतलब पूर्व इधर होता है, पूर्व दिशा जो है ना ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, तो सीधा लाइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईस्ट इधर होता है, तो यानी कि इन सबको इधर की तरफ बैठाना पड़ेगा। अगर लिखा होता नॉर्थ की तरफ बैठे हैं तो मैं सीधी लाइन में बैठाता, लेकिन नॉर्थ में नहीं बैठाया, इसमें इसमें ईस्ट में बैठाया है। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? तबस्सुम बताओ। अंतिम दो नहीं लिखा है भाई, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अंतिम दो कहां लिखा है? यहाँ पर अंतिम छोर लिखा है, अंतिम दो और अंतिम छोर में अंतर नहीं होता। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया तबस्सुम बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूं उस पॉइंट को। अब सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कर देता हूँ सॉल्व, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी तुमने क्लास में आते ही आज तुम लोगों ने बिल्कुल इतना मन अच्छा कर दिया, तो मैं तो कह दूंगा मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटा, आपका पेपर भी दिलवा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? कहाँ समझ नहीं आया बताओ ना तबस्सुम, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? पॉइंट बताओ मुझे कि ये वाला पॉइंट नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं बताया अनुराग, जो क्वेश्चन में दिया गया है मैंने वो लिखा है, मैंने कुछ बताया ही नहीं है। मैं कुछ बताऊंगा तभी तो कहानी है, मैं कहाँ कुछ बताया हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, देखो उसमें लिखा क्या गया है ये तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि सर हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, लिखा क्या गया है। तो इसमें साफ तौर पर उर्दू भाषा में लिखा है, क्योंकि हिंदी तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए, है ना। कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। 7 लोग पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठे हैं 7 लोग पूर्व की ओर मुख करके, तो कैसे बैठाओगे? जब 7 लोग पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं तो कैसे बैठाओगे? ऐसे 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 नहीं बैठाओगे ना, ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे बैठाओगे 7 लोग, 1 2 3 4
5 6 7। ठीक है, मैंने कहा कि पहली लाइन से आंसर मिल जाए ये तो जरूरी बात नहीं है, तो यहाँ पर पहली लाइन से मिल भी नहीं रहा क्योंकि ये कह रहा है सी डी के एकदम दाएं बैठा है। अब मैं कहाँ सी बैठाऊं और कहाँ डी बैठाऊं, कोई पॉइंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि बी जो है वो अंतिम छोर पर बैठा है। अब बेटा अंतिम छोर क्या होगा? कह रहा बी अंतिम छोर पर है, तो अंतिम छोर क्या होगा? बताओ, आप बताओ मुझे, कम से कम आप पहले मुझे ये बताओ कि अंतिम छोर क्या होगा, ताकि तुम्हें पता चल सके अंतिम छोर क्या है। बताओ ना, अंतिम छोर किसे कहते हैं? अंतिम छोर कौन सा होगा? या तो सबसे ऊपर वाला होगा या फिर सबसे नीचे वाला होगा। तो यानी कि इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो बी इस स्थान पर बैठेगा, है ना, या फिर वही 7 लोग है ना, तो 7 ऐसे ही बैठेंगे, या फिर बी इस स्थान पर बैठेगा। बैठेगा या नहीं बैठेगा? ठीक है, या तो बी ऊपर बैठेगा या फिर बी जो है वो नीचे बैठेगा। सही है। उसके बाद कह रहा है कि और ई उसका पड़ोसी है। तो ई कौन है? ई जो है वो उसका पड़ोसी है ना। ई जो है वो कौन है? ई जो है वो उसका पड़ोसी है। तो बी अगर यहां बैठा है और ई उसका पड़ोसी है तो ई इधर ही बैठ सकता है, क्योंकि 7 लोग हैं, वो तो फिक्स है। अब यार ये तो फिक्स है ना, ये 7 लोग तो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ कह दूं नहीं नहीं मैं तो ई को यहाँ बैठाऊंगा, मैं तो 8 व्यक्ति बैठाऊंगा, मेरे घर की मर्जी, तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 7 लोग ही दिए हैं, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, है ना। तो ई या तो यहाँ बैठेगा, ई या फिर यहाँ बैठेगा। आगे पढ़ो। आगे पॉइंट में दिया है कि जी जो है ना, जी वो ई और एफ के बीच में है। तो जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो यही आएगा ई और एफ के बीच में। ऐसा तो हो नहीं सकता, ना ना सर बी मिटाओ, यहाँ पर जी लिखो और यहाँ पर एफ लिखो, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी तो अंतिम छोर पर बैठेगा। तो बी तो अपनी जगह बैठ चुका है, जो अपनी जगह बैठ चुके हैं उन्हें तो हटाना है ही नहीं। ठीक है, तो एफ और इसके बीच में बैठ गया जी, तो जी बैठ गया किसके बीच में? ई और एफ के बीच में। कह रहा है कि अगली लाइन में डी जो है वो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दक्षिण दिशा किधर है? मतलब भारत के नक्शे में देखोगे तो दक्षिण दिशा जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है ना। वो क्या है? वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो दक्षिण पॉइंट हमारा ये दक्षिण होता है ना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ये हिस्सा मतलब दक्षिण कहलाएगा, ऊपर का तो उत्तर कहलाएगा। तो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब डी यहाँ आएगा। यहाँ पर दक्षिण छोर से तीसरा स्थान 1 2 3, यहाँ पर डी। अब अगर यहाँ पर डी बैठाओगे तो जी को कहाँ भेजोगे? तो तुम्हारी मजबूरी है कि इस वाले को हटा दो, ये तो हटा दो, ये वाला बच गया। अगला यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि सी जो है ना वो डी के एकदम दाईं ओर है। अब ये क्योंकि इधर देख रहा है, अब जब कोई व्यक्ति इधर देखता है तो उसके इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। अगर ये चीज भूल रहे हो तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन याद करो, है ना। तो सी इसके दाईं ओर है, मतलब सी यहाँ आ गया। अब बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी में ए ही नाम का व्यक्ति बचा, तो ए जो है वो यहाँ आ गया। कह रहा है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति कौन है? अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति जो है वो कौन है? तो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति मेरे हिसाब से इधर ए है और इधर बी है, तो इसलिए ए और बी इसका आंसर होगा। अब आ गया समझ में सभी को? अभी भी नहीं आया? देखना 5 अलग अलग पंक्तियों में बैठे हैं। तो पहले तो तुम मुझे बताओ, एक कक्षा में 5 पंक्तियां होती हैं और 5 बच्चे एबीसीडी एक दूसरे के पीछे 5 अलग अलग पंक्तियों में बैठे हैं। अब पंक्ति किसको कहते हैं? रो। तो ऐसे 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 जो बैठाया जाता है ये हिसाब, ये तो रो कहलाती है ना। ये क्या कहलाती है? रो कहलाती है। और ऐसे 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 जो बैठाया जाता है वो कॉलम कहलाते हैं। यस और नो? ये तो पता होगा ना, इतना तो मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि अगर आप ऐसे करके बैठे हो तो ये चीज तो रो कहलाती है ना, और ये चीज कॉलम कहलाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बैठाओ, तब आंसर बताओ क्या आएगा। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि ए और बी ऑप्शन में एक माइनर सा डिफरेंस है बस, है ना। और यही तुम गलती कर रहे हो जो मुझे ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ देखो, कह रहा है ए सी के पीछे बैठा है, तो सी कहीं बैठा होगा, उसके पीछे ए बैठेगा, क्योंकि पंक्तियों में बैठे हैं मतलब ये लोग ऐसे बैठे हैं। इसको मैं ऐसे नहीं बैठाऊंगा, कभी भी नहीं बैठाऊंगा, मैं ऐसे बैठाऊंगा। ए सी के पीछे बैठा है लेकिन बी के सामने बैठा है। अब जब ए जो है वो बी के सामने बैठा है, कह रहा है सी ई के पीछे बैठा है, तो सी जो है वो ई के पीछे बैठा है और डी ई के सामने बैठा है, यानी कि डी ई के सामने बैठा है। कह रहा था जिस क्रम में वे पहली पंक्ति से आखिरी तक बैठे हैं, तो ये पहली पंक्ति कहलाती है भैया, यही पहली पंक्ति कहलाती है और ये आखिरी कहलाती है। तो इसका आंसर होगा डी ई सी ए बी, नॉट बी ए सी ए बी। ठीक है, मैंने इसीलिए इस बात को बोला भी था कि वो पंक्ति में बैठे हैं, रो में नहीं, कॉलम में नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ना कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट करो। इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसके बाद है ना, कि हु स्टैंड एट द लेफ्ट हैंड, बाएं छोर पर कौन बैठा है, और जो है मध्य में बैठा है उसके एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। तो पहले इसको सॉल्व करो फिर क्वेश्चन बनाएगा।
बताओ कौन बैठा है इसमें, मतलब इसमें क्रम बता दो आप मुझे कि सर ये क्रम बन रहा है, हमारा क्रम तो बन रहा होगा ना कोई। अब देखो क्या कह रहा है, 7 छात्र हैं, SYORHT और I वे लगातार एक पंक्ति में खड़े हैं। I T के बाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है, यहां से पढ़ो, I जो है वो T के बाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो I जो है वो T के बाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है, और किसके लिए यूज होता है, और पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है, और किसके लिए यूज होता है, और पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी कि I के लिए यूज होगा, और I जो है वो Y के बाईं ओर पांचवा है, तो I जो है वो Y के बाईं ओर पांचवा है, यानी कि Y के बाईं ओर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, ठीक है, Y के बाईं ओर पांचवा है, तो I की ही दोनों जानकारियां दी गई है, पहली वाली लाइन बन गई सभी की, है ना। अगर यही कंफ्यूजन है तो यही बता दो, क्योंकि और जो है वो पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है, याद करो A B का पिता है और C का भाई है ना, A B का भाई है, जो C का पिता है, तो जो और मैंने लिखवाए थे ब्लड रिलेशन में, आई होप आपको याद होंगे। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि I जो है वो T के बाएं से दूसरे स्थान पर और Y के बाईं ओर पांचवा है, तो I ही Y के बाईं ओर पांचवा है, T Y के बाईं ओर पांचवा नहीं है, T की बात नहीं हो रही है वो, है ना। फिर आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है R S के दाईं ओर तीसरा है और O R के तत्काल बाएं है, नहीं पता, Y दाएं छोर पर है, तो Y दाएं छोर पर है, यानी कि ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और एक सातवां व्यक्ति यहाँ आएगा। अब Y दाएं छोर पर है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो एक बात आ रही है ये कि O जो है वो R के तत्काल बाएं है। अब तत्काल बाएं के लिए यहाँ पर एक ही जगह बची है कि O और R यहाँ आ जाए, और कोई जगह ही नहीं बची, है ना। उसके अलावा कह रहा है R S के दाईं ओर तीसरा है, तो S अगर यहाँ बैठा लोगे तो 1 2 3, R जो इसके दाईं ओर तीसरा है। अब इनमें बचा कौन, H नाम का व्यक्ति बच गया, तो H जो है वो यहाँ आ गया, तो हमारा सॉल्व होकर जो बना वो बना हिस्ट्री, हमारा सॉल्व होकर जो बना वो बना हिस्ट्री, ठीक है, हमारा जो सॉल्व होकर बना वो बना हिस्ट्री। आया समझ में सभी को? कमेंट रिफ्रेश कर दियो, रुक गए, ठीक है, तो हिस्ट्री बन गया, हिस्ट्री शब्द बन गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है बाएं छोर पर कौन है, तो बता दो भैया बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर जो है वो H है, बाएं छोर पर जो है वो H है। अब देखो होता तो यही है कि रो का मतलब पंक्ति ही होता है, लेकिन बात क्या है वहां वो एक दूसरे के पीछे बैठे थे, इसलिए मैंने उसको पंक्ति में बैठाया। यहाँ कि लगातार एक लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में खड़े होने की वजह से इसको मैंने ऐसे बनाया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अपनी सिचुएशंस को बदलना पड़ेगा। क्या कह रहा है देखो, हिस्ट्री मध्यम व्यक्ति के एकदम दाएं, मध्यम व्यक्ति कौन है, टी के दाएं कौन आएगा, ओ, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज ओ, आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज ओ। चलो बना दो इसका आंसर और बना दो जल्दी से, उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको बताओ सॉल्व करके क्या सीक्वेंस बनेगा। अब देखो सॉल्व करो इसे, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 7 मित्र हैं P Q R S T U और V, उत्तर की ओर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वह उसी क्रम में हो। कह रहा है T V के बाएं से चौथे स्थान पर बैठता है, तो कहीं पर V बैठेगा उसके बाएं से चौथा स्थान जो है वो T कब्जा करके बैठेगा, तो ये T ने कब्जा लिया। ना तो T ना ही V चरम छोर पर बैठते हैं, यानी कि T के इधर भी कोई व्यक्ति बैठेगा, V के इधर भी कोई व्यक्ति बैठेगा, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये टोटल 7 व्यक्ति हो गए, 7 ही बैठ रहे थे। कह रहा P S के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा। R U के बाएं से चौथे स्थान पर बैठता है, नहीं पता। R अंतिम छोर पर नहीं बैठता। अब देखो इसके दो केस आप ले लो पहले तो। अब देखो R अंतिम छोर पर नहीं बैठता, मतलब R यहाँ तो नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है ना। अब R यहाँ नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है, और R जो है वो यहाँ भी नहीं आएगा, इतना भी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि R जो है वो U के बाएं से चौथे स्थान पर बैठता है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर U यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 R यहाँ आएगा। अगर हम U को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 R यहाँ आएगा, जो कि मना कर रहा है, और U कहीं इसके अलावा बैठ नहीं सकता, तो यानी कि U और R बिल्कुल सही बैठ गए। अब इससे पिछली वाली लाइन पे आओ, जहां लिखा था कि P S के दाएं तीसरा बैठता है, तो कहीं पर S बैठेगा, उसके 1 2 3 दाएं तीसरा कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, तो ये हो गया P। बचा कौन, Q नाम का व्यक्ति यहाँ पर बच गया, तो वो यहाँ आ गया, तो ये जो है इसका सही सीक्वेंस हो गया, ये जो है वो इसका सही सीक्वेंस हो गया। ऑप्शन है ही नहीं बेटा जानवी इसमें, अभी आपको पहले सीक्वेंस बनाना है। तो इसका सीक्वेंस बना आपका STR PQ VU, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या आया है, ये आया है क्वेश्चन, तो आपका सीक्वेंस बना STR PQ VU, STR PQ VU आपका सीक्वेंस बना। सीक्वेंस के आधार पर क्वेश्चन देखो ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर।
अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। ये कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था में उनके बैठने की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है ना। अब जैसे मैं इस पर 1 2 डाल देता हूँ, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 1 2। अब यहाँ पर पी आर पे 1 2 है, पी पर 1 है, आर पर 2 है, तो मतलब जो यहाँ 12 है वो यहाँ 21 है, मतलब उल्टा लिखा गया है, इसको उल्टा करके लिखा गया एक तरीके से, आप ये समझ सकते हो। जैसे वहां पर वी क्यू पर 1 2 है, तो वी पर 1 है और क्यू पर 2 है, तो इसको उल्टा करके वहां वी क्यू लिख दिया, इसको उल्टा करके वहां वी क्यू लिख दिया। यू वी पर 1 2 है, तो यू पर 1 है और वी पर 2 है, तो इसको उल्टा करके यहाँ लिख दिया। क्यू पी पर 1 2 है, तो क्यू आपका 1 है और पी आपका 2 है, तो यानी कि पी क्यू को उल्टा करके क्यू पी लिख दिया। एस टी आपका बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर भी लिखा गया है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका अलग कौन होगा, एस टी अलग होगा। इसका अलग कौन होगा, इसका जो अलग होगा वो आपका एस टी अलग होगा, है ना, है ना, एस टी जो है वो आपका अलग होगा, है ना, सही है। चलो कल वाला मैं वो खोल लेता हूँ एक बार, रुको पहले तो कल वाला मिसिंग वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का था ना टॉपिक। क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से जिसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा था प्लस को, एम रिप्रेजेंट कर रहा था मल्टीप्लाई को, डी रिप्रेजेंट कर रहा था डिवाइड को, जी रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रेटर को, एल रिप्रेजेंट कर रहा था लेसर को। ठीक है, ये थे रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद पहला ऑप्शन था ए ऑप्शन, इसमें लिखा था 20A 4D 4L 4A 6D 2। ठीक है, बी ऑप्शन था उसके बाद इसमें 20D 5G 8D 4A 6M3। ठीक है, सी ऑप्शन था इसमें 20D। अच्छा आप ईमानदारी से बता दो किस किस से हुआ ही नहीं, सच में ईमानदारी से बता दो, झूठ मत बोलना, मैं कुछ डांट नहीं रहा हूँ, ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूँ किस किस से नहीं हुआ। 4A 4L फिर 4A 2M3, यही था 20D 4A 4L 4A 2M3। ठीक है, ईमानदारी से बता दो किस किस से हुआ ही नहीं, कि सर हमसे तो हुआ ही नहीं, चाहे आप कुछ कह लो पर ईमानदारी से नहीं हुआ, झूठ मत बोलना, सच बताना किस किस से नहीं हुआ। एक दो का मीनिंग बताइए क्यों यूज किया, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट देखता वो उल्टे लिखे हुए हैं तो सहूलियत नहीं होती, है ना। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट देखता ये उल्टे लिखे हुए हैं, जैसे पी आर का उल्टा यहाँ पर लिखा गया है आरपी, आरपी को उलट करके यहाँ पी आर लिखा गया है, तो वो देखने में दिक्कत आती है ना, और वो देखने में दिक्कत ना आए इसलिए अपनी सहूलियत के लिए, हमने वहां पर 1 2 लिख लिया, अपनी आसानी के लिए, ईज ऑफ वर्क कहते हैं ना जिसको, तो ईज ऑफ वर्क मतलब अपना काम आसान करने के लिए। मत लिखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो लिख दिए, आप देखो पी आर लिखा है यहाँ पर आरपी लिखा है, आप ऐसे करोगे ना फिर कि सर यहाँ पी आर लिखा है या आरपी लिखा है, यहाँ पर वी क्यू लिखा है, यहाँ पर क्यू वी लिखा है, मतलब जो यहाँ लिखा है उसका उल्टा वहां लिखा है, जो यहाँ लिखा है वहां पर उसका उल्टा लिखा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे पहाड़ से तोड़ने थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है 20A, ए का मतलब बेटा प्लस है, 4D, डी का मतलब डिवाइड है, 4L, एल का मतलब लेस देन है, 4A, ए का मतलब प्लस है, 6D, डी का मतलब डिवाइड है 2। सॉल्व तो हो नहीं पाया होगा आपसे क्योंकि 20 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 लेस देन 4 प्लस 6 2 3 2 जा 6, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 7। तो क्या 7 21 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, आज तक तो हो नहीं पाया, इतिहास रच गया, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है 20A, ए का मतलब अगेन प्लस, 2G, जी का मतलब ग्रेटर, 10M, M का मतलब मल्टीप्लाई, 3A, ए का मतलब प्लस, 12D, डी के बाद क्या है, अच्छा 12D, अच्छा डी के बाद है तो इसमें एरर है, ये क्वेश्चन में एरर है, इसको हटा दो, फिर इस ऑप्शन को हटाई दो, जब इसमें तो एरर है ही डी ऑप्शन में, तो इसे क्यों लिखना। ये लिखो 20D, डी का मतलब डिवाइड 5, जी का मतलब ग्रेटर 8, फिर डी का मतलब डिवाइड 4 प्लस 6M, M का मतलब मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 18, तो 4 जो है वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इसकी बात करते हैं, तो 20D, डी का मतलब डिवाइड 4 ही है, ए का मतलब प्लस है 4, एल मतलब दिस 4, ए का मतलब प्लस 2 इंटू 3, तो इसे काट दोगे, हो गया 5 प्लस 4 ग्रेटर हो गया 4 प्लस 6, तो हो गया 9 ग्रेटर देन 10, तो 10 जो है वो 9 से बड़ा होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सही है सर, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अमन, अमन के अलावा डिवाइड क्या रीजन था कि तुमसे कहाँ आ रही है वजह। दूसरा क्वेश्चन कौन, लास्ट वाले जो क्वेश्चन था सेटिंग का, हमने सिर्फ लीनियर पढ़ पाए, वैसे आज हम जो है बेसिक ऑफ लीनियर के साथ साथ आज मैं आपको सर्कुलर का भी बता ही देता बेसिक, पर आप लोगों की वजह से हो ही नहीं पाता कभी भी, तो आज हम सिर्फ लीनियर पढ़ पाए, कल सर्कुलर पढ़ेंगे और सेशन पाए।